पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। जनन मतलब कैसे फल बनता है, कभी फल टेढ़ा बन जाता है तो कभी अच्छा सेब पकड़ता है। तो फल टेढ़ा क्यों हो जाता है, क्या होता है कि फल बेकार, मतलब देखो उसी पेड़ में कोई बड़ा सा लगता है तो कभी ना कभी मुरझा के इतना छोटा सा होता है। आखिरकार क्यों ऐसा होता है? पौधे अपना प्रजनन कैसे करते हैं, यानी अपना संतान कैसे बनाते हैं? प्रजनन करते हैं तो क्यों प्रजनन नहीं करते हैं? ताकि हमारा संतान आगे बढ़ सके, यानी हमारी वंशज बरकरार रहे, इसीलिए प्रजनन जरूरी है। अब पुष्प, पुष्प मतलब होता है फूल, पुष्प मतलब फूल। तो फूल के कितने भाग होते हैं? तो जनरली 5 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग। कौन कौन सा? पुष्पाशम, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। यही 5 इस फूल के भाग होते हैं। जैसे मैं एक फूल लाया हूँ, ये है, इस फूल को देख रहे होंगे, इसके 5 भाग हैं। जनरली तो हम भी पहले बचपन में रहते तो जानते थे ये फूल है, चाहे किसी का भी फूल हो, लेकिन फूल में इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये हम भी नहीं जानते थे बचपन में। धीरे धीरे जाने तो आप भी लोग जान लीजिए कि इसमें कितने भाग होते हैं। और हाई स्कूल स्तर से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले साल ही आया था कि स्त्री केसर के भागों का वर्णन कीजिए। स्त्री केसर मतलब उनके कौन कौन से भाग होते हैं, ये 3 हैं। 3 के भागों के बारे में बता रहा था, या पुंकेसर के भागों की, या जनरली कहता पुष्प के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आता है तो आएगा बाबू। अब देखते हैं पुष्प के ये 5 भाग होते हैं। सबसे पहले पुष्पासन किसे कहते हैं? पुष्पासन, बाबू नाम से ही लग रहा है पुष्पासन। आसन नहीं कहते, आसन ग्रहण करिए। आसन मतलब इस पे बैठिए। तो ये जो हमारा पुष्प है, ये फूल है जिस पे बैठा है, यानी इसका भार, पूरा भार इस पे रुका होता है। ये नीचे वाला जो है ना थैलमास, इसी पे रुका रहता है। तो पुष्प का पूरा भार जिस पे टिका रहता है उसी को कहते हैं पुष्पासन। जैसे आसन ग्रहण के, जैसे तुम किसी पे बैठे हो तो तुम्हारा भार पूरा उस पर निर्भर होता है जिस पे बैठे हो, उसी तरह पुष्पासन भी ऐसा ही करते हैं। इस पुष्प का पूरा भार पुष्पासन पे टिका रहता है, ठीक है। पहला समझ गए वो पुष्पासन किसे कहते हैं। फिर आता है बाह दलपुंज। बाह दलपुंज, बाह दलपुंज को किसे बाह दलपुंज कहते हैं? यह पुष्प का ये वाला जो भाग है ना, ये वाला शायद आपको दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं बाह दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह दलपुंज कहते हैं। सर जी इसका कार्य क्या होता है? बाह दलपुंज का कार्य होता है बाबू, जब ये फूल कली अवस्था में रहता है। कली अवस्था मतलब जब अभी फूला नहीं रहता है, ये इसको कहते हैं कली। दिख रहा होगा ये कली अवस्था में। तो इसको कवर करके जो रखता है ना, कवर करके यानी बंद करके जो रखा है ऐसे ऐसे, तो इसी को कहते हैं हम लोग बाह दलपुंज। यह पुष्प का बाहरी वाला भाग होता है जो पुष्प को कवर करके रखता है। सर बंद करके रखता है तो क्या होता है इसे? बाबू ये हरा है ना, यही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पुष्प को भोजन बना के देता है। बाह दलपुंज क्या होता है? यह पुष्प का बाहरी वाला भाग होता है जो पुष्प को भोजन बना के देता है। उम्मीद करते हैं बाह दलपुंज समझ में आ गया होगा। कली अवस्था में यही भोजन बनाता है, जब ये बचपना में रहता है। उसके बाद दलपुंज, दलपुंज किसे कहते हैं? देखो बाबू दलपुंज देखना, तो यही दलपुंज है। ये क्या है? दलपुंज। यह है क्या है? दलपुंज। ये पत्तियां जो हम लोग कहते हैं, ये पत्तियां जो है, ये वाला पत्तियां मत समझ लेना बाबू, ये वाला पत्ती नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो होता है यही बाह दलपुंज होता है। तो बाह दलपुंज कैसा है? तो रंग बिरंगा होता है। मान लो इसमें लाल है, कहीं सफेद वाला फूल भी आता है, फिर पीला वाला भी फूल आता है। तो जो ये पत्तियां हैं यही कहते हैं इसको बाह दलपुंज। कहो सर इसका कार्य बता दीजिए, इसका कार्य इसमें क्या है, इस पुष्प में, इस फूल में इसका कार्य क्या है? तो कहेंगे बाबू यह रंग बिरंगा होता है, यह भंवरों को आकर्षित करता है। यदि फूल बढ़िया लगता, जैसे मान लो कमल का फूल या कई ऐसे फूल होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं तो जाके तोड़ लेते हैं। तो क्योंकि वो उसको तोड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो खिंचाव, मतलब उसके प्रति हमारा खिंचाव होता है, यानी अट्रैक्शन का काम, आकर्षण का काम यही दलपुंज करता है, ताकि कीड़े मकोड़े आके इस पे बैठे। अब बैठेंगे तभी निषेचन, परागरण होगा। क्या हो जाएगा? परागरण, उसके बाद निषेचन। तो कहने का मतलब है बाह दलपुंज यह पुष्प का रंग बिरंगा भाग होता है, रंग बिरंगा होता है ये जनरली, और ये भंवरों को आकर्षित करता है, यानी भंवरों कीड़े मकोड़े को भी आकर्षित करता है। अब भंवरे जब इस पे बैठते हैं ना, तो कहा था उसके शरीर में ना, चलो अभी बता रहे हैं, यह पराग कण लग जाता है और फिर दूसरे पुष्प पे जाके बैठेगा ना, तो उस मादा वाला जाके बैठेगा ना मादा पे, तो ये पराग कण मादा में चला जाता है, जिससे निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो बाह दलपुंज देख लिए, इसका कार्य देख लिए, यह कैसा है। उसके बाद है पुंकेसर। यह पुष्प का पुरुष वाला भाग होता है, जिसको पुमंग भी कहते हैं। पुंकेसर कहो, पुमंग कहो या नर वाला भाग कहो, सब इसी का नाम है। यह पुष्प का पुरुष वाला भाग होता है, जिसे पुंकेसर भी कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं। यह प्रजनन में भाग लेता है। दूसरा होता है स्त्री केसर। नाम से ही स्पष्ट होता है, स्त्री मतलब मादा, यानी इसे जयांक भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जयांक। और ये भी
प्रजनन में भाग लेता है। अब देखते हैं पुष्प जननांग, मतलब पुष्प यदि फूल बनाना है, फल बनना है तो कैसे फल बना है, आखिर फल कैसे बना है, तो चलते हैं। फल वो तभी बनता है जब उस पे फूल लगता है, फूल के बिना फल नहीं। तो पुष्प जननांग यानी पुष्प में जन्म में कौन कौन भाग ले रहा है, तो एक होता है पुंकेसर, जिसको पुमंग भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पुमंग। जिसको क्या कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं, और स्त्री कर्सर इसको जयांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांक, जयांक, ठीक है। इसको पुंकेसर कहते हैं, इसको स्त्री केसर कहते हैं। अब बाबू यहीं से क्वेश्चन बना था, अगले साल इससे बना था कि स्त्री केसर के भागों का वर्ण कीजिए। हो सकता है इस बार पुंकेसर के भागों का वर्ण करने के लिए दे दे, कौन जानता है। तो पुंकेसर, अब पुंकेसर के 3 भाग हैं, परागकोश, परागकण और तंतु, ठीक है। तो इन तीनों का कार्य जान लो, बस उसके बारे में लिख लेना। फूल बनाएंगे हम लोग, तो फूल बनाएंगे जनरली, ये देखना, ये फूल बना है ना, तो यह जो है ना, ये वाला ये ऐसे, शायद आपको फूल में दिखा पाए, इस फूल में आ जा, ये फूल है, ये जो है ना, ये हल्का हल्का इसमें दिख जाए थोड़ा, ये पीला वाला भाग दिख रहा है ना बाबू, ये पीला वाला, केवल ओनली पीला वाला भाग, तो इसी को कहते हैं क्या चीज, पराग कोश। यह पुष्प में पीला वाला भाग होता है जिसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश समझ गए। अब देखो पराग कण क्या होता है। यह पीले वाले भाग में छोटे छोटे पराग कण होते हैं। पीले वाले भाग में क्या होता है, पराग कण। और तंतु क्या होता है, तो तंतु बाबू, ये तंतु देखना क्या होता है, ये हमारा जो पीला वाला भाग है ना, ये पीला वाला भाग जो है, यही हमारा पुरुष वाला भाग है। अब पुरुष वाले भाग में ये जो हल्का हल्का लाल दिख रहा है ना नीचे, पीला के नीचे जो दिख रहा है ना लाल, इसी को कहते हैं तंतु, जो क्या करता है, सहारा प्रदान करता है ताकि खिल सके। तो परागकोश क्या होता है, परागकोश जो ये पीला वाला भाग होता है, ये परागकोश होता है। परागकोश के ही अंदर क्या होता है, परागकण होता है, और परागकण के नीचे तंतु होता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। जनरली जब बनाएंगे तो यही जो है ना, यही हमारा, इसमें का एक भाग यदि तोड़े ना, इस एक भाग इसमें का ये वाला भाग तोड़े ना, तो ये वाला भाग में ये जो होता है, इसमें छोटे छोटे होते हैं, इसको कहते हैं, पूरे को कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। और इसमें से एक कण निकालेंगे तो इसको कहते हैं परागकण, परागकण। और यह जो होता है, यह तंतु होता है। समझ गए बाबू। ये वाले टूल को यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये पूरे वाले गुच्छे को कहेंगे परागकोश, ये परागकण, और ये तंतु, ये वाला, ठीक। अब देखते हैं स्त्री केसर में। स्त्री केसर में क्या है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। कौन कौन से भाग हो, याद कर लेना ये भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये महिला के भाग होते हैं, यानी जयांग के। तो देखते हैं ये महिला का कौन कौन सा भाग होता है, कौन सा भाग महिला का है। तो बाबू इस पुष्प में दिखा देंगे आपको। ये हमारा फूल है ना, फूल को थोड़ा सा झुका देते हैं, तोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी तोड़ देते हैं थोड़ा सा हल्का सा। ये जो है ना बाबू, ये यही होता है महिला का भाग, यानी कि यह जो है, यह वाला भाग, ये महिला का भाग है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक महिला का भाग है, महिला का भाग है। यानी कि यह जो यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये महिला का भाग है, ठीक है। यहाँ होता है अंडाशय, यह इसको, ये वाली इस नली को कहते हैं वर्तिका, ऊपर वाले कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है बाबू। अब इनके कार्य देखो, वर्तिका का वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, यह पुष्प का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। इस फूल का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना, यह ऊपर हल्का हल्का होगा, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। अब इसके जस्ट नीचे ही, यहाँ से यहाँ, ये नली जो है, वर्तिका जो है, यह नली जो है, यह पुष्प का एक नली टाइप भाग होता है, नली टाइप भाग होता है, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इसी के रास्ते कौन जाता है, पराग कण जाता है, इसी के रास्ते अंडाशय में जाता है। अंडाशय, ये महिला का, इस मादा का अंडाशय मतलब इसमें अंडा बनता है, अंडा मतलब बीजांड बनता है, ठीक है, इसमें बीजांड बनता है, ठीक है। और ये हल्का फुल्का फूला रहता है। अंडाशय क्या होता है, यह महिला का निचला वाला भाग है, यह हल्का फुल्का फूला हुआ भाग रहता है, और जब निषेचन हो जाता है तो और ज्यादा फूल जाता है, ठीक है। समझ गए होगे। अब इतना समझ गए। अब देखो परागण, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी लिखना, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा परागण अच्छा होता है, ठीक है। इनके बारे में आज हम ध्यान दें। परागण का मतलब होता है ना,
परागण का मतलब ही होता है इस पराग कण का, ये पराग कण का वर्तिका तक आना, यहां तक आना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या होता है परागण? पराग कण का वर्तिका तक आना, वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। बाबू इतना बस याद करना है, पराग कण का वर्तिका तक आना ही क्या कहलाता है? परागण। अगर पराग कण वर्तिका पे आ गया तो परागण हो गया, यानी कि मिलन हो गया ना, दो लोग को मिलना ही, मिल गए, अभी मिले हैं, जब मिलते हैं तो कहते हैं परागण हो गया। समझ रहे हो परागण क्या होता है? अरे महिला पुरुष का मिलना पूर्वक। चलो परागण का मतलब समझ गए। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। अब पूछे लोग स्वपरागण किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो स्वयं में निषेचन कर लेता है, नाम से स्वपरागण, स्वयं में जो परागण करता है उसको स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में परागण कर ले, यानी कि कह सकते हैं कि स्वपरागण वो होता है जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी जयांग और पुंकेसर दोनों एक ही में होते हैं। यदि दोनों एक ही में है, महिला और पुरुष दोनों एक ही पुष्प में है, इस फूल में मान लो महिला भी है और पुरुष भी है, तो ये स्वपरागण करता है। कौन सा परागण कर गया? स्वपरागण। यदि इसमें महिला और पुरुष अलग होते तो कहते पर परागण हो रहा है। स्वपरागण मतलब समझ में? जो स्वयं में निषेचन कर लेते हैं, स्वयं में जो परागण कर लेते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। इस स्वपरागण में पुंकेसर और स्त्री केसर, जयांग और पुंकेसर, मादा और नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं, क्या करते हैं? स्वपरागण कहलाते हैं। अब होता है पर परागण। पर परागण मतलब होता है कि किसी दूसरे फूल से, परागण का मतलब होता है ना वो परागकण वर्तिका तक आ जाए तो परागण हो जाएगा। अब मान लो दूसरे फूल से, यहाँ पे एक दूसरा फूल बना है, मान लो ऐसे, यहां से पराग उड़ के यहाँ पे आ गया तो इसको कहते हैं पर परागण। समझ में आया बाबू? दूसरे फूल से परागकण उड़िया के यहाँ चला है ना, तो इसको कहते हैं पर परागण। समझ गए? अब पर परागण कई प्रकार से होते हैं, पर परागण कई प्रकार से होते हैं। जैसे हम लिखे हैं कि पक्षियों के द्वारा भी परागण करा जाता है, मनुष्यों के द्वारा भी परागण, फिर जानवरों के द्वारा, हवाओं के द्वारा भी परागण हो जाता है। जैसे मान लो अब कहेगा कोई सर पक्षियों के द्वारा कैसे परागण कहा जाए, परागण कहेंगे तो बाबू क्या होता है ना कि मान लो कोई पक्षी है, यहाँ पे आके बैठी, इसका पुंकेसर यानी परागकण उसके क्या हुआ? पंखों में चिपक गया। अब वही पक्षी जाके दूसरे वाले पे पहुंच गई, दूसरे फूल पे बैठ गई और मादा से जाके यानी वर्तिकाग्र से जाके सट गया उसका ना पंख, तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाता है। ये हल्का चिपचिपा होता है, वर्तिकाग्र होता है, हल्का चिपचिपा होता है ना, परागकण को अपने अंदर चिपका लेता है। समझ गए? तो पक्षियों के द्वारा क्या होता है? ये फूल पे बैठी और वो फूले पे जाके बैठ गई तो हो गया परागण। फिर होता है मनुष्यों के द्वारा। अब मनुष्य भी परागण करा देता है। कहोगे सर कैसे मनुष्य कराता है? मनुष्य इसका पराग कर ले जाकर रखता है का वर्तिका पे ना बउआ? क्या होता है ना, कभी कभी देखना मतलब मान के चलो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, माँ खासकर लड़कियां, सब लड़के बहुत कम करते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना जब खेते होते जाएंगी ना, मतलब खेत घूमने जाते हैं सब, तो मान लो सरसों के फूल खूब जानदार फुलाइल बटे या कोई भी फूल फुलाया रहता है ना, बागी में जाएगी या पार्क में जाएगी ना, तो क्या करते? फूलों के ऊपर ऐसे हथवा करते 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 जाती है। तो क्या होता है ना, जब ऐसे हथवा करती है ना तो किसी पुरुष का यानी इसके हथवा में परागकणवा चिपक जाता है, परागकणवा चिपक जाता है और किसी महिला के वर्तिका पे जाकर सट जाता है। उसको क्या पता कौन का है कौन का है? वो तो ऐसे कर रही है, ऐसे करते करते जा रही है, और फिर वो ना पता है कि हाँ देख भाई तुरंत परागकण चिपक गया, वर्तिका पे भी चिपक जाता, तो जाएगा तो उससे इसका परागकणवा ना उस पर जाकर चिपक जाएगा ना, तो हो गया परागण। समझ रहे हो? मनुष्य भी करा देता है, जानवर भी कभी कभी, हाथी जब ऐसे ऐसे सूर को फूलों पे ऐसे खिलाएगी ना तो हाथी के जो ये होता है ना तो इस पे चिपक जाता है परागकण, और महिला के भी जाके चिपक जाएगा तो हो गया परागण। फिर हवाएं तेज चलेंगी, इधर से इधर हवाएं उड़िया के कहीं यहाँ का वहां चला गया परागकण, वर्तिका पे चला गया तो परागण हो गया। बाबू उम्मीद करते इतना समझ आ गया होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर स्वपरागण अच्छा होता है कि पर परागण अच्छा होता है? बाबू देखो सबसे अच्छा ये वाला परागण होता है, पर परागण, जो दूसरों के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं बहुत खुशबूदार होते हैं। पर परागण के द्वारा जो फल भी बनता है ना वो बहुत बड़ा भी बनता है, बहुत अच्छा भी बनता है और खुशबूदार भी बनता है पर परागण। स्वपरागण सर क्यों ये वाला परागण बेकार है? हम कहेंगे बाबू बता रहे परागण क्यों ये वाला बेकार होता है, क्योंकि मान लो बाबू एक ही फूल है और उस फूल का परागकण जा गिरा तो फिर निषेचन हो गया, फिर वही फूल, फिर दूसरा फूल निकलेगा, फिर वही वो उसका कण उसी पे गिर जाएगा, फिर निषेचन। मतलब कहने का मतलब है ना बाबू एक ही परागकण बार बार ट्रांसफर होता रहता है। जैसे हम कहें धान में चलो खेत में धान बोना है,
तो एक ही धान को बार बार बोओगे ना तो पूरा भोतरहा हो जाते हैं, सब बेकार निकलते हैं, वो अच्छा धान नहीं होता है। जब तक ब्लॉक से खरीद के लाते हैं ना तो वो अलग होता है, ठीक है, तो वो दूसरों के द्वारा क्रॉस कराया जाता है। खैर स्वपरागण अच्छा नहीं माना जाता है, पर परागण अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दूसरों के द्वारा कराया जाता है। समझ रहे हो, जैसे कह दे कि अपने अपने बिरादरी में शादी कर लो, तो अपने अपने बिरादरी में शादी करोगे ना तो वो लड़की कहीं ना कहीं हमारे कभी पुराने वंशज से कनेक्ट रहती है। तो हम लोग अपने बिरादरी, जैसे अब पहले अमेरिका में बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट है, क्योंकि वो डेवलप एरिया है, क्यों वो डेवलप हुआ है, तो हो सकता है इसका भी लॉजिक हो, क्योंकि वहाँ पे जाति पात नहीं देखा जाता। हमारे भारत में जाति पात देखा जाता है, वहाँ पे कोनो जात नहीं, कोनो से कोनो बियाह कैलर, कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग कौन सा परागण करते हैं, पर परागण, कोनो से बियाह कर, तो वो लड़का जो होता है ना चकचक रहता है। हमारे यहाँ के भी होते हैं, लेकिन माना जाता है यदि पर परागण करते, जैसे अब हम नहीं एडवाइस करेंगे, तुम लोग की इच्छा है, ठीक है। स्वपरागण अच्छा नहीं माना जाता, पर परागण अच्छा माना जाता, इसके द्वारा बना फूल खुशबूदार। अब जान गए, ठीक है, परागण खत्म हो गया। अब आता है एक शब्द निषेचन। क्या चीज? निषेचन। निषेचन क्या होता है बाबू? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है निषेचन। बाबू देखो निषेचन क्या होता है, ये पराग कणवा ना महिला के अंडाशय तक चला है ना तो कहते हैं निषेचन। और अंडाशय पे आके इस अंडाशय में आके बीजांड से जब मिल जाता है, देखो पराग कण अंडाशय में उपस्थित बीजांड से जब मिलता है ना तो कहते हैं निषेचन हो गया। समझ रहे हो, परागण का मतलब है कि होता है केवल पराग कण वर्तिका तक आना, और उसके बाद वह कण कहाँ चला जाए? अंडाशय में चला जाए, और अंडाशय में जाने के बाद बीजांड से मिल जाए तो कहते हैं निषेचन हो गया है। दो लोग का मिलना निषेचन नहीं कहलाता है, दो लोग का मिलना परागण कहलाता है। और उन दोनों का जो बच्चा बने पेट में तो कहते हैं निषेचन हो गया है। निषेचन हुआ तब बच्चा बना है, निषेचन के बिना बच्चा नहीं बनेगा। पराग कण वर्तिका तक आ गया तो मत समझो कि फूल बन ही जाएगा, उसका कहाँ तक पहुंचना? पराग कण का अंडाशय तक पहुंचना, पहुंचने के बाद बीजांड से मिलना निषेचन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना निषेचन भी समझ में आ गया। निषेचन क्या होता है? पराग कण का वह स्त्री केसर के अंडाशय तक जाना। और कौन कौन से राशि जाएगा? पहले वर्तिका पे जाएगा पराग कण, फिर वो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाएगा, अंडाशय में जाके बीजांड से जब मिलेगा तब कहते हैं निषेचन। इसी को युग्म नज भी कहते हैं। जब तक नहीं मिले तब तक युग्म, जब मिल जाता है तो उसको कहते हैं युग्म नज। नज मतलब जोड़ा, कपल। तो इसका इससे मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब इतना तो समझ में आ गया बाबू। अब देखते हैं एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा आ जाता है बहुविकल्पी में। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो एक लिंगी पुष्प से कहते हैं जिसमें नर या मादा में से कोई एक हो। इस फूल में, इसमें या तो नर हो और ना ही तो मादा हो, तो उसे कहते हैं एक लिंगीय पुष्प। इस पुष्प मतलब फूल होता है, इस फूल में या तो मादा हो या तो नर हो या तो मादा हो, यानी या तो जयांक हो या तो पुंकेसर हो, नहीं तो जयांक हो, तो उसको कहते हैं एक लिंगीय पुष्प। और जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं उसे कहते हैं उभय लिंगी पुष्प। समझ आ गया बाबू? अब इसमें जैसे एग्जांपल में यही पूछ लेता है, पपीता कौन सा पुष्प है? तो कहेंगे एक लिंगीय पुष्प है। तरबूज कौन सा पुष्प है? तो एक लिंगीय पुष्प है। और उभयलिंगी में गुड़हल आ गया और सरसों का फूल जो आ गया, इसमें सरसों के फूल में नर और मादा दोनों होते हैं, तो उसे उभयलिंगी करते हैं। बाबू इतना अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।